जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में राज्यसभा के गठन के बारे में पढ़ा। राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ठीक है। और राज्यसभा को किन उपनामों से या किन अन्य नामों से संबोधित कर सकते हैं, किया जाता है सामान्य तौर पर। और उसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, लोकसभा का जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 यानी 81 के अंदर मिलता है। और अगर हम लोकसभा के उपनाम या अन्य नामों की बात करें तो लोकसभा के अन्य नामों में इसे निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन और लोगों का सदन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। देखिए, जैसे कि हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा को जिस प्रकार उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, लोकसभा को अस्थायी सदन। राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है तो लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है। आइए आगे हम पढ़ते हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में। देखिए, जब प्रारंभ में लोकसभा का गठन हुआ तब इसकी सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी। कितनी सदस्य संख्या? 500 निर्धारित की गई थी। लेकिन जब हमारे जितने भी राज्य थे, पूरा एकीकरण होने के बाद, जितने भी रियासत सब मिलने के बाद और एक बार वापस पुनर्गठन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में और राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। तब इसकी सदस्य संख्या 520 कर दी गई और फिर बाद में 525 की गई। और एक संशोधन आता है 1974 में, 31वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 552 यानी 552 सदस्य संख्या निर्धारित कर दी गई। ये ध्यान रहे, ये अधिकतम सदस्य संख्या है ना। अगर हम बात करें लोकसभा के 552 सदस्य होते हैं, अगर लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं? 552। अगर 552 सदस्य होते हैं तो 552 में से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से, ध्यान रहे संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ से निर्वाचित होकर आते हैं, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं है तो राष्ट्रपति 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत कर सकता है। जिस प्रकार राज्यसभा में वो 12 सदस्य मनोनीत करता है, वो उनका क्षेत्र अलग होता है, और यहाँ पर वो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, कुल मिला के राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को मिलाकर 14 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। अगर आपसे ये पूछा जाए राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2। अगर ये पूछा जाए राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 12। सॉरी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हो आपके कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए 14, क्योंकि 12 संसद के दोनों सदनों से मिलकर राष्ट्रपति भी इसका सदस्य होता है। तो राष्ट्रपति तो खुद एक पद है, और राष्ट्रपति लोकसभा में और राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करता है उन दोनों का अगर योग करें तो कितना आता है? 14 आता है, ठीक है। हाँ, तो हम आगे बात करते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारी सदस्य लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 यानी 545 सदस्य कितने हैं? 545। अब 545 में से देखिए 530 सदस्य जो अधिकतम थे, तो वहाँ पर भी 530 सदस्य राज्य से चुनकर आ रहे थे। यहाँ पर भी 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से, जितने भी राज्य हैं, ठीक है, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से 530 सदस्य निर्वाचित होकर आ रहे हैं। और देखिए, वहाँ पर अधिकतम सदस्य संख्या में 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होकर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर 545 सदस्य होने की वजह से यहाँ पर 13 सदस्य ही संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होकर आ रहे हैं। और उसके बाद में हम आगे बात करें तो आप जानते हो लोकसभा में राष्ट्रपति अपनी तरफ से 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित होते हैं उनको मनोनीत करता है। जो आंग्ल भारतीय समुदाय को जो मनोनीत करने का जो अनुच्छेद है, जिसका वर्णन हमें संविधान का अनुच्छेद 331 यानी 331 के अंदर मिलता है। यानी अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो राष्ट्रपति किन्हीं 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा मनोनीत
कर सकता है। अगर हम बात करें सदस्यों की, तो ये 545 में से सबसे ज़्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश से, यानी 80 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में 545 में से 80 सदस्य तो केवल उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिसने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बाजी मार ली वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है, यानी कुल मिला के उसको बहुत नज़दीक हो जाता है। ठीक है, सेकंड पर बात करें हम तो दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र जो कि 48 सदस्य, महाराष्ट्र से 48 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होकर आते हैं। और ऑब्वियसली हमें राजस्थान के बारे में बात करनी पड़ेगी। राजस्थान में लोकसभा से 25 सदस्य चुनकर जाते हैं, यानी पूरे राजस्थान को 25 भागों में बांटा जाता है और 25 भागों में बांट के 25 ये लोकसभा क्षेत्र बने जाते हैं और 25 लोकसभा क्षेत्रों से या 25 लोग चुनकर जाते हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो जहाँ आपको पता होगा राज्यसभा से 10 सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। तो राज्यसभा में जो 10 सदस्य हैं और लोकसभा में 25 सदस्य राजस्थान से निर्वाचित होकर जाते हैं। देखो, लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, लेकिन निर्वाचित दोनों ही होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं, तो राज्यसभा में 10 सदस्य। अगर पूछा जाए राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं, ठीक है, कितने सदस्य चुनकर जाते हैं, ठीक है, या कितने सदस्य जाते हैं, सभी का आंसर एक ही है, 25। अगर आपसे अब ये पूछ ले कि राजस्थान से संसद में कितने सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 25 + 10 यानी 35 सदस्य राजस्थान से निर्वाचित होकर संसद में जाते हैं। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं सीमा परिसीमन आयोग। सीमन यानी देखो सीमांकन करना। देखिए, कई बार आपने देखा होगा चुनाव में जब चुनाव होते हैं तब लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। लेकिन इसका कारण एक भी है, जैसे मान लीजिए ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में या ब्यावर कोई क्षेत्र है, क्षेत्र मान लीजिए, मान के चलते हैं हम, ठीक है, आपको पूरा पर्टिकुलर वो राजस्थान नहीं लेकर हम एक क्षेत्र ले लेते हैं ब्यावर में जैसे मान लीजिए मेरा दबदबा है, ठीक है, ब्यावर क्षेत्र में मेरा दबदबा है, तो मैं पिछले 5 सालों से 10 सालों से चुना जा रहा हूँ यहाँ बार, ठीक है। तो जब वापस सीमांकन होगा अगली जनगणना में, यानी प्रत्येक जनगणना के बाद में सीमांकन होता है, ठीक है, तो अगर वापस सीमांकन होगा, ठीक है, तब ऐसा किया जाएगा कि इस क्षेत्र को इस प्रकार डिवाइड कर दिया जाएगा कि एक व्यक्ति की मोनोपोली हमेशा नहीं चले वहाँ पर। जैसे ब्यावर का कुछ क्षेत्र, जैसे चांगेड़ का क्षेत्र दूसरे इस तरफ एक दूसरे वाले क्षेत्र में डाल दिया, आधा क्षेत्र इधर से दूसरे क्षेत्र में डाल दिया, और वो जो इधर से जो क्षेत्र लिए वो 2 क्षेत्र दूसरी तरफ से राजसमंद इधर से या फिर भीम साइड से आपको इस ब्यावर वाले क्षेत्र में डाल दिए। तो इस तरह से ताकि ना जो ये चुनाव का जो फेयर चुनाव वो चलता रहे, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो या फिर किसी का एकाधिकार नहीं हो या कोई जनता किसी के दबाव में या किसी डर से कार्य नहीं करे। इसके लिए समय समय पर सीमांकन होता रहता है विधानसभा और लोकसभा के क्षेत्रों का। तो परिसीमन आयोग ये सीमांकन करने का काम करता है, ठीक है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 82 के अंदर परिसीमन आयोग का उल्लेख है। देखिए, अनुच्छेद 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 82 में किसका उल्लेख है? परिसीमन आयोग। वापस रिपीट कीजिए, संसद का उल्लेख बिल्कुल, और राज्यसभा का उल्लेख, फिर लोकसभा का उल्लेख और परिसीमन आयोग का उल्लेख, ठीक है ना। अब देखिए, परिसीमन आयोग का कार्य क्या है? जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, यानी हर 10 साल में जनगणना होती है, ठीक है, तो प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः निर्धारित किया जाएगा। ये परिसीमन आयोग का कार्य दिया गया। लेकिन देखिए, हमने कुछ पिछले वीडियो में हमने बात की थी, अगर जनसंख्या के आधार पर स्थानों का आवंटन किया जाता है तो हर राज्य चाहेगा मेरी जनसंख्या अधिक हो ताकि मेरे यहाँ से जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ज़्यादा जाए। जैसे उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से वहाँ से 80 सदस्य जाते हैं, तो राजस्थान भी चाहेगा ना कि मेरे से यहाँ से भी लगभग 50 सदस्य जाए। तो इसीलिए यहाँ पर 84वां संविधान संशोधन किया गया, जिसका मेन उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। इस जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से ही क्या किया गया, लोकसभा, यानी जो 84वां संविधान संशोधन है वो हुआ था 2001 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय, ठीक है, बीजेपी सरकार थी उस समय भी, ठीक है। तो 84वें संविधान संशोधन द्वारा
लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी। ठीक है, यानी 2026 तक यथावत बनी रहेगी। और उसके बाद में जब भी जनगणना होगी, यानी आप जानते हो 2026 के बाद में पहले हमारे अभी लेटेस्ट जनगणना 2021 में होगी, उसके बाद में 2031 में होगी। तो 2026 के बाद में 2031 तक तो हमारे यहाँ पर इन सदस्य संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद में हम तो बदलाव देख सकते हैं, सदस्य संख्या में कमी या अधिक हो सकती है, अधिक होंगे कम तो क्या होंगे। ठीक है, आपको जानकारी में दे दूँ कि अभी हमारे यहाँ पर जो पुराना संसद भवन है उसी के कुछ दूरी पर एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है, जो कि आप इससे कल्पना कर सकते हो कि 84वें संविधान संशोधन द्वारा जब 2026 के बाद में सदस्य संख्या में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो वो उसी के मद्देनज़र सदस्यों की अधिक संख्या को देखते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए, अब लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन की बात करें तो जैसे कि हमने बात किया था, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट हम मत डालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मतदाता जो वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके वो मत का प्रयोग करता है। यहाँ वयस्क का मतलब होता है एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद में, निश्चित यानी कि हमारे यहाँ पर वो निश्चित आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। बहुत सारे देशों में अगर हम बात करें तो कहीं 16 वर्ष है, कहीं 21 वर्ष है, तो कहीं 25 वर्ष और कहीं 20 वर्ष भी आपको देखने को मिलेगा। यानी वो देश अपने असुविधा के अनुसार किसे मताधिकार देता है उसे मताधिकार या वयस्क मताधिकार कहा जाता है। हमारे यहाँ पर मताधिकार की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ये देखो, शुरू से 18 वर्ष नहीं थी हमारे यहाँ पर, पहले ये हमारी 21 वर्ष थी, मत देने की आयु हमारी 21 वर्ष थी। लेकिन राजीव गांधी सरकार, ठीक है, राजीव गांधी सरकार ने 1989 के आसपास 88 और 89 में 61वां संशोधन करके इस आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, इसके पीछे एक लॉजिक ये भी बताया जाता है कि उनके किसी मंत्री ने उनको सलाह दी थी कि आप युवाओं में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो उस वजह से आपकी वोट बैंक ज़्यादा बढ़ेगा। ये तो बहुत सारी बातें चलती रहती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्यों कोई ना कोई कारण होगा, तभी 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। वर्तमान में हमारे यहाँ पर वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। देखिए, वयस्क मताधिकार जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 के अंदर दिया गया है। वयस्क का मतलब होता है 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वयस्क नागरिक जिनका मतदाता सूची में नाम पंजीकरण हो। यानी आप 18 वर्ष के हो गए हो, आपके पास वोटर आईडी भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपका मतदाता सूची में नाम भी होना चाहिए। वह सदस्य लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजय घोषित किया जाता है। देखिए, हमारे यहाँ पर ये बहुत बहुमत वाली प्रणाली अपनाई गई है, जिसके तहत जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होता है वो विजय प्राप्त करता है।